हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बायोलॉजी की आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है जीव और समष्टियाँ। और ये जो है ये पोर्शन आपका इकोलॉजी का है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला हेडिंग ही है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी शब्द बेटा दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ओकस और लॉगस से। ओके, जिसमें ओकस का अर्थ होता है हाउस यानी कि आवास। ठीक, इसे हम कह सकते हैं हाउस भी आप लिख सकते हैं, लिविंग प्लेस या फिर आवास। और लॉगस मीन्स होता है अध्ययन करना। ओके, तो ये जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, किससे? ओकस और लॉगस। और ये शब्द कैसे हैं? ग्रीक भाषा के शब्द हैं। देखिए साइंटिस्ट है जिनका नाम है रेटर। रेटर ने इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो रेटर को ही बोलते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, जो रेटर साइंटिस्ट हैं इन्हीं को बोलते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी। देखिए छोटे छोटे जो टर्म्स हैं इससे बेटा बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, कि फादर ऑफ इकोलॉजी किसको बोलते हैं? तो रेटर को। इसके अलावा इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो रेटर ने। ठीक है, इसके अलावा देखिए नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है अर्नेस्ट हैकल। तो अर्नेस्ट हैकल ने कहा कि जीवों के कार्बनिक तथा अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी या फिर पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। ठीक है, मतलब अर्नेस्ट हैकल ने इस प्रकार से पारिस्थितिकी की परिभाषा दी थी। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट है ओडम। ओडम ने कहा पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन होता है। ठीक, तो इस प्रकार से उन्होंने पारिस्थितिकी का परिभाषा दिया। देखिए ये इंडियन साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। इन्होंने कहा था पारिस्थितिकी रूप, प्रक्रिया और कारकों के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। सामान्य भाषा में जीव तथा उसके चारों ओर उपस्थित पर्यावरण को पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी कहते हैं। ओके, अब देखिए ये जो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा हैं इनको इंडियन इकोलॉजी का फादर बोला जाता है। ओके, क्या कहेंगे इनको? फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। कौन है ये? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। चलिए नेक्स्ट है पारिस्थितिकी की शाखाएं। तो पारिस्थितिकी को दो भागों में बांटा गया है। एक है स्वपारिस्थितिकी और दूसरा है समपारिस्थितिकी। स्वपारिस्थितिकी को बोलते हैं ऑटो इकोलॉजी और समपारिस्थितिकी को बोलते हैं सिन इकोलॉजी। देखिए स्वपारिस्थितिकी क्या होता है? इसमें किसी एक जीव, देखिए बहुत ही ध्यान दीजिए यहाँ पे, एक जीव या एक जीव जाति के प्राणियों के विकास क्रम पर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। किसी एक जीव या एक जीव जाति। ठीक, ये चीज याद रखिएगा। इसके अंतर्गत उन समस्त जैविक क्रियाओं अथवा वातावरण का अध्ययन करते हैं जो किसी एक प्राणी व एक जाति के प्राणियों की जीवन क्रिया, प्रजनन एवं वितरण को प्रभावित करता है ना। स्वपारिस्थितिकी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि किसी एक जीव या किसी एक ही जीव जाति की बात कर रहा है। देखिए अब नेक्स्ट है, देखिए समपारिस्थितिकी यानी कि सिन इकोलॉजी। तो ये शब्द जो है समपारिस्थितिकी
इसे दो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है किर्चनर और श्रोइटर, है ना। किर्चनर और श्रोइटर ने दिया था ये शब्द समपारिस्थितिकी। और ये जो साइंटिस्ट हैं श्रोइटर और किर्चनर, इन्होंने पारिस्थितिकी को दो भागों में विभाजित भी किया था। ठीक, याद रखिएगा। अब देखिए, चलते हैं, देखते हैं कि समपारिस्थितिकी क्या होता है। तो किसी स्थान पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीवों तथा उनके वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, किसी स्थान पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीव। स्वपारिस्थितिकी में हमने देखा था एक, ठीक है, एक ही जीव या एक जीव जाति के प्राणी का, और यहाँ पे सभी प्रकार के जीव तथा उनके वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, समपारिस्थितिकी भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिसमें पहला है समष्टि पारिस्थितिकी। समष्टि पारिस्थितिकी क्या होता है? पहले ये टर्म देखिए, समष्टि क्या होता है, देखिए यही समझ में आएगा। जीवों के किसी एक जाति विशेष के संपूर्ण सदस्यों को समष्टि कहते हैं, ठीक है। किसी एक जाति विशेष के संपूर्ण सदस्यों को क्या बोलते हैं? समष्टि कहते हैं। जैसे कि मनुष्य हो गया, है ना, तो मनुष्य में केवल अगर अध्ययन हम कर रहे हैं किसी पारिस्थितिकी का, अगर हम केवल मनुष्य का ही अध्ययन करें तो हम कहेंगे कि ये केवल हमने किस समष्टि पर अध्ययन किया है, केवल मनुष्य पे। या लॉयन है तो लॉयन की समष्टि पर अध्ययन किया गया है, ठीक है। या फिर हिरन हो गया, है ना, तो हम कहेंगे कि हिरन की समष्टि पर, यानी किसी एक ही जाति, याद रखिएगा, किसी एक ही जाति के, ठीक, संपूर्ण सदस्यों का जब अध्ययन करेंगे, जैसे कोई खास तरह का प्रभाव है उन पर, ताप दाब का, या फिर कोई खास तरह का रोग है ना, तो हम देखेंगे कि सभी शेरों में एक ही तरह का जो है क्रियाविधि चल रही है, या सभी मतलब कि वातावरण चेंज हो रहा है, वातावरण में कुछ परिवर्तन आ रहे हैं, तो क्या जो है इस जाति के, मतलब कि अगर लायन ग्रुप है तो क्या लायन ग्रुप के सभी सदस्यों पर एक ही प्रभाव पड़ रहा है, या फिर सभी मनुष्यों पर एक ही प्रभाव पड़ रहा है ना। तो जब हम इस तरह से अध्ययन करेंगे तो हम उसे कहेंगे समष्टि पारिस्थितिकी। ओके, चलिए देखते हैं समुदाय पारिस्थितिकी। तो देखिए, किसी स्थान पर पाए जाने वाले सभी जाति के जीवधारियों के ऊपर, अब यहाँ देखिए सभी जाति के जीवधारू, मतलब किसी विशेष स्थान पर, यानी कि हमने कोई एक स्थान निश्चित कर लिया कि इस जंगल में अध्ययन करना है ना, तो उस जंगल में जितने भी पेड़ पौधे पशु पक्षी सब आ रहे हैं, उन सभी का अगर हम अध्ययन करेंगे तो उसे हम कहेंगे समुदाय पारिस्थितिकी। अब नेक्स्ट देखिए, पारितंत्र पारिस्थितिकी। पारितंत्र पारिस्थितिकी क्या होता है? किसी स्थान के पारिस्थितिकी तंत्र के जीवी तथा अजीवी, मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपाउंड्स के जब पारस्परिक संबंधों तथा इन घटकों के वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है, तब हम उसे कहते हैं पारितंत्र पारिस्थितिकी। जीवी या फिर बायोटिक घटक तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, है ना, कि इसमें जो है जब हम पढ़ रहे थे पारितंत्र वाला जब चैप्टर हम पढ़ रहे थे, तो उसमें आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया गया है कि जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं सारे लिविंग थिंग्स, है ना, यानी कि उत्पादक, उपभोक्ता, ठीक, और इसके अलावा अपघटक यानी कि सूक्ष्म जीव तक, ये सब क्या होते हैं? जैविक घटक ही तो होते हैं, बायोटिक कंपाउंड्स होते हैं, है ना। उत्पादक के अंतर्गत क्या आते हैं? पेड़ पौधे हो गए, कुछ सूक्ष्म पौधे हो गए, शैवाल, ये सब क्या है? उत्पादक हो गए। उपभोक्ता के अंतर्गत जो उससे बड़े पौधे हो गए, इसके अलावा जीव जंतु, है ना, ये होते हैं। और अपघटक जो है अभी मैंने बताया कि जैसे सूक्ष्म जीव, जीवाणु, बैक्टीरिया, ये सब। और अजैविक घटक में क्या होगा? इसके अंतर्गत जैसे कि कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ हो गए, जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सभी, ठीक। तो ये पदार्थ क्या होते हैं कि ये किसी न किसी रूप में वातावरण के जीवधारियों को, पेड़ पौधों को प्रभावित करते रहते हैं, है ना। तो जब इनके बीच जो है पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम कहते हैं पारितंत्र पारिस्थितिकी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग है पारिस्थितिकी का आधुनिक वर्गीकरण। अब देखिए, इसमें पहला हेडिंग है उत्पादन पारिस्थितिकी।
अब देखिए, उत्पादन जो होता है मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है, खेतों में किया जाता है ना। तो हम कह सकते हैं कि कृषि व जलीय पारिस्थितिक तंत्र में सकल उत्पादकता यानी कि ग्रॉस प्रोडक्टिविटी और नेट प्रोडक्टिविटी से संबंधित होता है ये उत्पादन पारिस्थितिकी। ठीक, ये उत्पादन पारिस्थितिकी किससे संबंधित होता है, कृषि व जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हम कहेंगे। कृषि और जलीय पारिस्थितिक तंत्र में पारिस्थितिक जो उसकी सकल उत्पादकता होती है, सकल उत्पादकता यानी कि इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रोडक्टिविटी। ठीक है, और इसके अलावा शुद्ध उत्पादकता, शुद्ध उत्पादकता यानी कि नेट प्रोडक्टिविटी। से संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए दूसरा जीन पारिस्थितिकी। जीन पारिस्थितिकी क्या होगा, नाम से ही क्लियर है, यानी कि जीन से संबंधित जब हम अध्ययन करेंगे तो हम कहेंगे कि जीन विभिन्नताओं का पारिस्थितिकी अनुकूलताओं और नई जातियों की उत्पत्ति के जब संदर्भ में अध्ययन किया जाता है तो उसे हम कहते हैं जीन पारिस्थितिकी। ठीक है, फिर से सुन लीजिए कि जीन पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम जीन विभिन्नताओं का पारिस्थितिकी अनुकूलताओं, नई जातियों की उत्पत्ति आदि के संदर्भ में जब अध्ययन करेंगे तो उसे कहेंगे जीन पारिस्थितिकी। जीन विभिन्नताओं का अनुकूलताओं, नई जातियों की उत्पत्ति आदि के संदर्भ में अध्ययन क्या कहलाएगा, जीन पारिस्थितिकी कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट है पूरा पारिस्थितिकी। पूरा यानी कि प्राचीन, आदिकाल। ठीक, तो जब आदिकाल के जीवों का उस समय के पारिस्थितिक तंत्र के वातावरण के संबंध में जब अध्ययन किया जाता है तो उसे हम कहते हैं पूरा पारिस्थितिकी। ठीक है, आदिकाल के जीवों का हम कहेंगे। पारिस्थितिक वातावरण के संबंध में अध्ययन। ठीक है, यानी कि हम ये अध्ययन करेंगे कि उस समय जो जीव जंतु थे और उस समय का जो वातावरण था उनका क्या उस समय के जीव जंतुओं पर प्रभाव पड़ता था, तब हम उसे कहेंगे पूरा पारिस्थितिकी। नेक्स्ट है ऊर्जात्मक पारिस्थितिकी।
तो इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा प्रवाह के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा संरक्षण व ऊर्जा प्रवाह का अध्ययन। अब चलिए नेक्स्ट है विकिरण पारिस्थितिकी। तो विभिन्न प्रकार के रेडियो एक्टिव जो विकिरण होते हैं, है ना, यानी कि रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं और उनसे जो विकिरण निकलते हैं उनका जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। जीवों पर अध्ययन। ओके, अब देखिए वासस्थान पारिस्थितिकी यानी कि हैबिटेट इकोलॉजी। तो इसके अंतर्गत वास स्थान की प्रकृति के आधार पर पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है। मतलब जैसा वास स्थान रहेगा, यानी कि जलीय है, स्थलीय है, मरुस्थलीय है, ठीक है, तो उसमें रहने वाले जीवों का उस वास स्थान के आधार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसे हम कहते हैं वासस्थान पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी का अध्ययन। ठीक, जैसे कि जलीय पारिस्थितिकी मैंने अभी कहा ना, जैसे जलीय, तो जलीय में भी दो प्रकार के होते हैं, स्वच्छ जलीय और समुद्री, है ना। इसमें दो प्रकार के होते हैं, स्वच्छ जलीय और दूसरा होता है समुद्री। नेक्स्ट है देखिए वन पारिस्थितिकी हम कह सकते हैं, वन पारिस्थितिकी। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए संरक्षण पारिस्थितिकी। तो इसके अंतर्गत विभिन्न प्राकृतिक संपदाओं का जब मानव कल्याण हेतु संरक्षण व प्रबंधन के लिए जब अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं संरक्षण पारिस्थितिकी। ठीक है, प्राकृतिक संपदा जैसे कि जल, भूमि, समुद्र, वन आदि। ठीक, तो जब इनका मानव कल्याण हेतु सुचारू रूप से चलाने के लिए जब इनका संरक्षण और प्रबंधन किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं संरक्षण पारिस्थितिकी। जल, भूमि, वन, ठीक, इसके अलावा समुद्र आदि के मानव कल्याण हेतु सुचारू प्रबंधन व संरक्षण से संबंधित अध्ययन। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए 8वां प्रदूषण पारिस्थितिकी। तो अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे किसके अंतर्गत किसका अध्ययन कराया जाएगा। वातावरणीय प्रदूषण के कारकों, प्रभावों, ठीक है, और इस पर
मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका जब अध्ययन किया जाएगा तो हम क्या कहेंगे, प्रदूषण पारिस्थितिकी, है ना। प्रभाव किस पर पड़ेगा, मनुष्य पर, जीव जंतुओं पर, है ना। मतलब कि वातावरण में जितने भी जीव जंतु हैं, सजीव चाहे निर्जीव, उनका जो है प्रदूषण से क्या प्रभाव पड़ रहा है, उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका अध्ययन हम करेंगे प्रदूषण पारिस्थितिकी में, है ना। और इसके रोकने के उपायों का भी, वह रोकने के उपायों का अध्ययन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण। तो काफ़ी छोटी क्लास से ही आप लोग पर्यावरण के बारे में जानते ही हैं, है ना, कि इसका जो है एक ही डिफिनेशन है, परि प्लस आवरण से मिलकर बना होता है। पहले तो ये शब्द पर्यावरण दो शब्द से मिलकर बना होता है, परि और आवरण से। परि का अर्थ होता है चारों तरफ से और आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ, है ना। यानी कि जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है या ढके हुए है उसे हम कहते हैं पर्यावरण, ठीक है। यानी कि जो जीवों को चारों तरफ से घेरे हुए है, ढके हुए है, उसे हम कहेंगे पर्यावरण कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास के चारों ओर जो कुछ भी है वो सभी क्या कहलाएगा, पर्यावरण कहलाएगा, है ना। हमारे आसपास जो कुछ भी है उसे क्या कहेंगे, वातावरण या फिर पर्यावरण। आप लोग अगर नोट्स बना रहे हो तो बहुत आप लोग से सेंटेंस के रूप में लिख सकते हैं कि हमारे आसपास जो कुछ भी है उसे हम वातावरण या पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखिए, वातावरण का कोई भी घटक जो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से या फिर प्रत्यक्ष रूप से जीव को प्रभावित करता है उसे कहते हैं पर्यावरणीय कारक, ठीक है। वातावरण का कोई भी घटक यानी जैविक या फिर अजैविक घटक, है ना। बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स की बात कर रहा है कि बायोटिक कंपोनेंट्स या फिर अबायोटिक कंपोनेंट्स किसी भी प्रकार से अगर जीव को प्रभावित करता है तो उसे हम कहते हैं पर्यावरणीय कारक यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर। उसे कहेंगे पर्यावरणीय कारक या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। जैसे कोई मनुष्य है या फिर जीव जंतु है, ठीक, तो उसे जो है आसपास के जीव जंतु, इसके अलावा उस पर्यावरण का, उस वातावरण का जो है प्रभाव पड़ता है, उसके ताप दाब का भी प्रभाव पड़ता है उस पर, है ना। जिससे कि उसके जो है सामाजिक और मानसिक जो फैक्टर होते हैं वो विकसित होते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम मनुष्य के बारे में अगर बात करें कि मनुष्य है तो कहते हैं ना कि उसे सही वातावरण नहीं मिला, है ना। अगर किसी मनुष्य में कुछ खास तरह की कमियां हैं, चाहे वो बौद्धिक स्तर पर, हाँ, या फिर आर्थिक स्तर पे या फिर सामाजिक स्तर पे, जो भी हम कहें, तो हम कहते हैं कि उसे उस तरह का वातावरण नहीं मिला, है ना। तो वातावरण जो है, वातावरण के जो फैक्टर हैं वो सभी जो है उस वहाँ के उपस्थित अन्य जीव जंतु, ठीक, मनुष्य, इसके अलावा वहाँ का तापमान, दाब, ठीक, वायु, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। कुछ साइंटिस्ट ने पर्यावरण की परिभाषाएं दी हैं, जिसमें से है एक वुडवर्थ। तो वुडवर्थ ने कहा था कि पर्यावरण का अभिप्राय उन सभी बाहरी शक्तियों और तत्वों से है
जो व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करते हैं। ठीक, क्या कहा था इन्होंने कि पर्यावरण अभिप्राय उन सभी बाहरी शक्तियों एवं तत्वों से है जो व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करते हैं। यानी कि जीवन पर्यंत मनुष्य जो है, व्यक्ति जो उन सभी तत्वों मतलब पर्यावरण के जो तत्व होते हैं उनसे प्रभावित होता रहता है। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए जे.एस. रॉस का जो कथन था, जे.एस. रॉस, इनके अनुसार पर्यावरण या वातावरण वह बाह्य शक्ति होता है जो हमें प्रभावित करती है। ठीक, पर्यावरण व या वातावरण बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है।